ओके। तो ये कहानी शुरू करने से पहले हम कैरेक्टर्स से मिल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मिस्टर एडमंड डांटेस। एडमंड डांटेस एक 17 साल के सेलर हैं जो अभी-अभी एक ट्रिप से वापस आए हैं और अब वो उस शिप के जिस पर वो काम करते हैं, उसके कैप्टन बनने वाले हैं। उनकी एक दोस्त है जिनका नाम है मर्सिडीज़ और कार नहीं है, एक लेडी का नाम है। मर्सिडीज़ भी काफ़ी पैशनेटेड हैं टुवर्ड्स एडमंड डांटेस और अब तो जब वो एक शिप के कैप्टन बनने वाले हैं तो प्रॉपर लाइफ सेट होने वाली है उन दोनों की। बट क्या होता है आगे ये हमें पता चलेगा जैसे-जैसे हम स्टोरी में प्रोग्रेस करेंगे। इसके बाद एक कैरेक्टर है यहाँ पे जिनका नाम है एम डे विलफोर्ड और इन शॉर्ट विलफोर्ड। विलफोर्ड को आप ऐसे समझिए कि वो उस प्लेस के डेप्यूटी या एक कलेक्टर की तरह हम मान सकते हैं कि वो उस प्लेस के कलेक्टर हैं जहाँ पे एडमंड डांटेस अभी-अभी पहुँचे हैं और जहाँ पे मर्सिडीज़ रहती हैं। एम डे विलफोर्ड के बाद एम डे नॉइटियर एक अनदर कैरेक्टर है। अब ये कौन है इसके बारे में आपको थोड़ा आगे पता चलेगा। तो ओवरऑल ये जो स्टोरी है द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, नाम को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो मोंटे क्रिस्टो है ये एक आइलैंड का नाम है, ये एक जगह का नाम है और ये स्टोरी उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। अभी तक मैंने जितनी पढ़ी है, अभी तक मैंने 20 चैप्टर्स के अराउंड रीड किया हुआ है, तो मैं इसकी एक छोटी सी समरी आपको बता रहा हूँ। तो हमारी कहानी शुरू होती है कि मिस्टर एडमंड डांटेस अभी-अभी एक ट्रिप से वापस लौटे हैं और वो जो है इस ट्रिप में एक छोटी सी घटना हो जाती है कि उस शिप के जो कैप्टन है उनकी डेथ हो जाती है। तो वो जो कैप्टन है वो अपने आखिरी क्षणों में क्या करते हैं, वो एडमंड डांटेस को एक लेटर देते हैं। वो लेटर कुछ इन्फॉर्मेशन कंटेन होती है उसमें और एडमंड डांटेस को कोई आइडिया नहीं होता, मिस्टर डांटेस को कोई आइडिया नहीं होता कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ है। और वो जो उनके कैप्टन होते हैं वो उनसे कहते हैं कि आपको ये लेटर पेरिस में एक व्यक्ति हैं जो हमने अभी पढ़ा था एम नॉइटियर, उनको आपको डिलीवर करना है। तो एडमंड डांटेस का जो कैरेक्टर है इस बुक में अभी तक के लिए वो बहुत ही सिंपल माइंडेड और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही एक अच्छा कैरेक्टर है। लाइक इज नॉट फुल ऑफ एनी शॉर्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी और उसके अंदर कोई बुरे ख्यालात नहीं है, वो किसी का बुरा नहीं सोचता है। तो ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन एंड ऑल। तो उनके जो कैप्टन होते हैं वो उनको वो लेटर देते हैं और बोलते हैं कि आपको ये लेटर पेरिस में मिस्टर एम नॉइटियर को देना है। अब वो बोलते हैं ठीक है, आपकी अगर ये आखिरी इच्छा है तो मैं इसको पूरा करने के लिए तैयार हूँ। और वो ये लेटर और अपने कैप्टन, क्योंकि उनके कैप्टन की डेथ हो जाती है तो वो इनको एक आइलैंड में उनका क्रियाक्रम करके अपने ट्रिप पर वापस लौट आते हैं। अब जब वो वापस लौटते हैं, बिकॉज द कैप्टन इज ऑलरेडी डेड बट द शिप शुड गो ऑन ना, जो उनका शिप होता है वो उसको मैनेज करने के लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत होती है। और एडमंड डांटेस एक बहुत ही स्किलफुल सेलर है। तो जो शिप के मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट कैप्टन जो होगा वो एडमंड डांटेस होगा। अब एडमंड डांटेस का यहाँ से आपने देखा ना कि उसका एक अप स्लोप शुरू हो जाता है। वो अभी-अभी कैप्टन बनने वाला है एक शिप का और उसके ही इज आल्सो इन लव विद अ लेडी नेम्ड मर्सिडीज। शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड गुड विद ऑल द कैपेबिलिटीज एंड ऑल। तो लोगों को क्या होने लगती है, जलन होने लगती है। अब ये जो जलन है ये किन लोगों को होती है, ये मोस्टली होती है दो लोगों को। पहले का नाम है फर्नॉन और दूसरे का नाम है डैंगलर्स। डैंगलर्स जो है वो आप ऐसे समझिए कि जो शिप का आप बोल सकते हो ओनर है, उनके ही कंपनी में एक व्यक्ति काम करता है, उसका नाम है डैंगलर्स। और फर्नॉन जो है वो इज रिलेटेड टू मर्सिडीज। फर्नॉन इज अ लवर ऑफ मर्सिडीज बट मर्सिडीज कंसिडर हिम एज अ ब्रदर। वो ये मानती है कि आप मेरे एक भाई के जैसे हो, बट वो उन्हें उस तरीके से प्यार नहीं करती। अब फर्नॉन और डैंगलर्स को क्या हो जाती है, जलन हो जाती है कि एडमंड डांटेस जो है वो इतने यंग एज में हमारे
शिप के कैप्टन बनने वाले हैं और उनकी मर्सिडीज से शादी भी होने वाली है। तो इन लोगों को क्या होने लगती है, जलन। ये लोग क्या करते हैं कि एक दिन ये लोग ऐसे बाहर में बैठे रहते हैं और क्योंकि फर्नॉन्ड बहुत डैंगलर्स क्या करता है, फर्नॉन्ड को काफ़ी ड्रंक कर देता है और उसको ये लोग एक कॉन्स्पिरेसी उसके अगेंस्ट प्लान करते हैं। डैंगलर्स को पता रहता है उस लेटर के बारे में कि देयर इज समथिंग रिलेटेड विथ लेटर, और उस टाइम का पॉलिटिकल सिचुएशन वो ऐसे एक सिचुएशन बनाता है, वो ऐसा एक प्लान सोचता है कि हम ये जो लेटर है इसको ऐसे पोर्ट्रे करेंगे करंट गवर्नमेंट के सामने कि ये लेटर जो है वो उनके करंट गवर्नमेंट के लिए एक हानिकारक चीज़ है। तो वो फर्नॉन्ड से एक ऐसा खत लिखवाता है, किसके लिए, मिस्टर एम द विल्फोर्ड के लिए, डेप्यूटी के लिए। वो उनसे एक ऐसा खत लिखवाता है कि आप लिखो ऐसा ऐसा है और इनको अरेस्ट करो। मतलब सिंपली ये है कि एडमंड डैंटिस के अगेंस्ट ये लोग एक कॉन्स्पिरेसी प्लान करते हैं। अब क्योंकि फर्नॉन्ड का कैरेक्टर, मतलब फर्नॉन्ड सैड है बट ही इज ऑल्सो इन गुड टर्म्स विथ मर्सिडीज। लाइक वो मर्सिडीज को हर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मर्सिडीज खुश है किसके साथ, एडमंड डैंटिस के साथ, और फर्नॉन्ड खुश है अगर मर्सिडीज खुश है। बट इन दैट सिचुएशन वो क्या करता है, वो लेटर लिख तो देता है लेकिन उसको फेंक देता है, वो उसको डेप्यूटी के पास देने नहीं जाता। अब डैंगलर जो है वो लेटर को उठा लेता है और डेप्यूटी को जाके क्या कर देता है, मेल कर देता है। डेप्यूटी मतलब मिस्टर एम द विल्फोर्ड। अब जब वो लेटर एम द विल्फोर्ड के ऑफिस में पहुंचता है तो क्या होता है कि एम द विल्फोर्ड के ऑफिस में वो लेटर पहुंचा, लेकिन वो लेटर का जो कंटेंट्स हैं वो केवल वही व्यक्ति पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या होती है कि मर्सिडीज और एडमंड डैंटिस की जस्ट शादी होने वाली होती है और लाइक वो सब रस्म उनकी हो जाती है और जस्ट इन अबाउट 2 आवर्स दे वर अबाउट टू गेट मैरिड। ऑल्सो एम द विल्फोर्ड, ये कोइंसिडेंस टाइप का तो नहीं बट ऐसा सिचुएशन बुक में बताया गया है कि ये दोनों जस्ट दे वर अबाउट टू गेट मैरिड। बट होता क्या है कि एडमंड डैंटिस को उनकी शादी के बीच में से उठा के ये लोग ले जाते हैं और इनको पेश किया जाता है किसके सामने, एम द विल्फोर्ड के सामने, डेप्यूटी के सामने इनको पेश किया जाता है। डेप्यूटी जैसे ही वो लेटर पढ़ते हैं तो उन्हें सारी सिचुएशन पता चल जाती है। अब देखिए यहाँ पे मैं वो लेटर का जो कंटेंट है उसके बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देना चाहता हूँ कि ये जो बुक है ये एक रिवॉल्व कर रही है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बोनापार्टिज्म, मतलब उसके अराउंड ये घूम रही है। बोनापार्टिज्म होता क्या है कि जो नेपोलियन है वो चाहते हैं, जो भी व्यक्ति नेपोलियन के रूल को सपोर्ट कर रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड बोनापार्टिस्ट। और करेंटली उनका जो पूरा कंट्री है लाइक पेरिस एंड ऑल, वो इन कंट्रोल है किसके, लुई डी 18 के। नाउ लुई डी 18 एक मोनार्क है, लेकिन उनके आप समझ सकते हो कि एनिमी लुई डी 18 एंड नेपोलियन, दीज बोथ आर एनिमीज। तो वो उस लेटर में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो लेटर जो है वो एड्रेस होता है किसको, एम द नोएटियर को। और एम द नोएटियर किसके फादर हैं, वो हैं एम द विल्फोर्ड के फादर, मतलब वो डेप्यूटी के फादर को वो लेटर एड्रेस होता है कि आपको ये लेटर डिलीवर होना था। जब डेप्यूटी के पता चलता है कि उसके पापा जी, उसके फादर को ये लेटर मिलना था और उस लेटर में कुछ ऐसा लिखा होता है कि एक अटैक होने वाला है सर्टेन डेट्स में, और उसके लिए आपको उसकी इंफॉर्मेशन वो उन्हें देते हैं। नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस, एक थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि जो एम द नोएटियर और एम द विल्फोर्ड है, मतलब ये तो फादर और सन है, इनके बीच में लाइक गुड टर्म्स नहीं है, दे आर नॉट वेल। क्योंकि आप देखिए ना, एम द नोएटियर जो है वो नेपोलियन को सपोर्ट करते हैं, उनकी गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन एम द विल्फोर्ड जो है वो उनके जो सन है वो सपोर्ट करते हैं करेंटली लुईस दी 18 की गवर्नमेंट को। तो दोनों लोग अलग अलग नाव में चल रहे हैं। लेकिन अब सन तो है, बेटा तो है, तो वो ये नहीं चाहते थे कि इसकी वजह से उनके फादर को प्रॉब्लम हो। तो वो क्या करते हैं, वो एडमंड डैंटिस को बोलते हैं कि आप ये लेटर के बारे में किसी को नहीं बताएंगे और किसी को मेंशन नहीं करेंगे कि ये लेटर आपको मिला और आपने कहीं दे दिया, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। एडमंड डैंटिस एक सिंपल स्वभाव का व्यक्ति है और 17 साल का लड़का है, अभी जैसे उसकी शादी होने वाली थी, वो तो यही सोच रहा है ना कि मेरे को किसी भी प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ना है। तो वो बोलता है ठीक है सर, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करने के लिए रेडी हूँ।
तो वो अपने गार्ड्स को बुलाता है और वो एडमंड डांटेस को बोलता है कि आपको शाम तक मैं रिलीज कर दूंगा, और वो अपने गार्ड्स को बुलाता है और क्या करता है, इसको जेल में डलवा देता है। अब किस डेट पे वो प्रिजन में गया, वो प्रिजन में गया 20th of February 1815 को वो जेल में डाला गया। अब जैसे ही वो जेल में वो डालते हैं, विलफोर्ड जो है वो जस्ट ट्रैवल करते हैं, जाते हैं पेरिस, लुई XVIII से मिलते हैं, उनको बताते हैं कि सर ऐसा ऐसा है, आपके यहाँ पे आक्रमण होने वाला है, और सारी जो खबर है वो उनको दे देते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो स्टोरी चलने लगती है। एक स्टोरी चलने लगती है विलफोर्ड और उनके प्रिंस से रिलेटेड, और एक स्टोरी चलने लगती है हमारे एडमंड डांटेस से रिलेटेड, और उसको जब प्रिजन में वो डाल देते हैं। अब जैसे वो प्रिजन में पहुंचता है तो शुरू के दिन उसको पता नहीं रहता कि एग्जैक्टली उसका क्या क्राइम है, ना उसका कोई ट्रायल किया गया, ना उसको कुछ भी नहीं पता था, और वो तो यही उम्मीद में था कि शाम तक वो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था ना। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन जरूर आंसर करना चाहूंगा कि एडमंड डांटेस को प्रिजन में क्यों डाला विलफोर्ड ने, क्योंकि वो अपने फादर को सेव करना चाहता था। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है कि जैसे ही वो प्रिजन में पहुंचता है तो पहले दिन तो वो ये डिमांड करता है कि मुझे गवर्नर से मिलना है, और मुझे ये एटलीस्ट आप बताओ तो कि मैंने क्या क्राइम किया है और इस वजह से आप मुझे जेल में डाल रहे हैं। तो वो क्या करता है, वो जो गार्ड आते हैं उनको एक बार अटैक कर देता है, पकड़ लेता है, तो उसको डंजन में डाल देता है। मतलब एक लोअर, आप बोल सकते हो कि एक बहुत ही काले, बिल्कुल अंधेरा वाला रूम जहाँ पे बिल्कुल रोशनी नहीं आती है, उसको वहां पे डाल देते हैं, और अब वो वहीं पे रहता है। तो ऐसे करते करते कितने साल निकल जाते हैं, 3 साल निकल जाता है उसको प्रिजन में। अब प्रिजन में वो 3 साल तक रहता है, और ये जो इन चैप्टर्स में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, द काइंड ऑफ फेजेस ही गोस थ्रू। 3 साल के बाद जब वो बिल्कुल पागल होने की कगार पर आ जाता है, तब पागल हो भी जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, और बिल्कुल जब वो मतलब सोचता है कि अब मुझे बिल्कुल मरना है, ही वांट्स टू एंड हिज लाइफ, उस टाइम पे क्या होता है, वो एक और प्रिजनर से मिलता है जो उसके एक नेक्स्ट वाले डंजन में था, जिसका नाम यहाँ पे आता है एबे। द एबे के नाम से उसको बुक में रेफर किया गया है, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम है फारिया। वो प्रिजनर जो है वो वहां पर 4 साल पहले से है, जैसे एडमंड डांटेस वहां पे आया। तो एडमंड डांटेस वहां पे 1829 में आया, तो वो वहां पे 1825 से है। 4 साल में उसने अपने लिए कुछ चीजें जो हैं वहां पे डेवलप कर ली। उसने एक टनल खोदना शुरू किया, जिससे वो एडमंड डांटेस के जो सेल है उसके क्लोज अप आया, तभी उसको सुनाई दिया। आधा पार्ट ऑफ दैट, लाइक उनके जो डंजन थे वो बहुत दूर दूर थे, लेकिन उसके कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इस वजह से वो क्या करता है कि वो एडमंड डांटेस के सेल की तरफ आने लगता है। तो ऐसे करके ये लोग मीट होते हैं। लाइक आफ्टर 3 years एडमंड डांटेस वाज एबल टू मीट अनदर पर्सन। अब ये लोग जो एबे है वो एक बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति के उसमें यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया है। ही नोज अ लॉट अबाउट साइंस, ही नोज अ लॉट अबाउट मेडिकल, ही स्पीक्स 5 or 6 लैंग्वेजेस एंड ऑल। सो ही इज अ वेरी स्मार्ट पर्सन। उसकी स्टोरी एक अलग है कि उसको क्यों पकड़ा गया, दैट इज रिलेटेड विद मॉन्टे क्रिस्टो। तो अब ये लोग प्लान करते हैं कि दोनों साथ में मिलके कि हम दोनों यहाँ से भागेंगे, और ये लोग प्लान करते हैं, और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि टनल खोदना शुरू करते हैं। 11 साल बीत जाते हैं। 11 साल तक ये लोग अपना प्लान करते हैं, टनल खोदते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो लाइक दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर, बट 11 साल तक ये लोग अपना वो प्लान के ऊपर वर्क करते हैं, थ्रू विच विल फाइनली गिव देम फ्रीडम। 11 साल बाद जो है, जब बिल्कुल 1-2 महीने ही का काम रहता है कि 1-2 महीने में हम बिल्कुल फ्री होने वाले होते हैं, वो लोग बस एक मौके के इंतजार में रहते हैं कि सारा काम फिनिश हो गया है, तो अब हमको बस यहाँ से निकलना है। इस इतने टाइम में लास्ट में क्या होता है कि जो एबे रहता है, फारिया, सीनियर प्रिजनर हम उसको बोल सकते हैं, उसके फैमिली में होती है एक इलनेस, एक बीमारी, जिसकी वजह से उसको आप बोल सकते हो अटैक टाइप के आते हैं। और जब उसे पहला अटैक आता है, पहला अटैक उसे ऑलरेडी आ चुका था, जब उसे दूसरा अटैक आता है
मतलब जब वो प्रिजन में नहीं था, जब वो उसे दूसरा अटैक आते हैं तो उसका जो 1/2 ऑफ द बॉडी है वो पैरालाइज हो जाता है। नाउ in between this time, in 11 years, एडमंड डांटेस और एबे के बीच में एक फादर एंड सन जैसा रिलेशन हो जाता है, बिकॉज एडमंड डांटेस बीइंग अ वेरी यंग पर्सन, ही मीट्स द एबे और फारिया। वो उनको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाता है और उनको काफ़ी एक इंटेलिजेंट व्यक्ति के उसमें एक क्लेवर पर्सन के फेज में वो उनको लेके आता है। तो यहाँ पे द एबे जो है और या फिर फारिया और एडमंड डांटेस के बीच का जो रिलेशन है वो एक फादर सन जैसा रिलेशन हो जाता है। नाउ फारिया को पता होता है कि जब उसे थर्ड अटैक आएगा तो ही विल नॉट बी एबल टू लिव और उसकी लाइफ जो है वो डेंजर में रहेगी। तो वो क्या करता है, वो फाइनली एडमंड डांटेस से अपने ट्रेजर की जो कहानी है वो शेयर करता है। यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू होती है। ये जो ट्रेजर है इसकी भी एक अपनी कहानी है और ये जो ट्रेजर है ये किस आइलैंड पे है, ये उसी मॉन्टे क्रिस्टो के आइलैंड पर है। नाउ ये ट्रेजर को पाने के लिए एक मैप है और वो मैप में जो कंटेंट्स हैं उसको फारिया जो है वो एडमंड डांटेस को कहता है कि आपको ये सब मेमोराइज करने हैं और मेरी डेथ के बाद आपको वहाँ पे जाना है और इसको निकालना है और अपने लिए रखना है। अगर मैं जीते जी अपने इस प्रिजन से बाहर निकल पाया तो फिर ठीक है, हम दोनों साथ में चलेंगे और आधा आधा ले लेंगे, लेकिन अगर मेरे मरने के बाद ऐसा हुआ तो ये सारा ट्रेजर आपका रहेगा। एडमंड डांटेस को वो बोलता है कि हाँ आपको ऐसा करना है, लेकिन एडमंड डांटेस जो है वो प्रॉमिस करते हैं कि जब तक आप जीवित हैं तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा और मैं भी आपके साथ इसी प्रिजन में रहूंगा। इस चक्कर में क्या होता है कि उनका जो वर्क रहता है 11 ईयर्स का जो मेहनत रहती है वो पानी में चली जाती है। कैसे? क्योंकि जो उन्होंने टनल खोदी थी उसके ऊपर ये लोग जो प्रिजन वाले रहते हैं वो उसके ऊपर और कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, तो वो उनका रास्ता भागने का जो रहता है, मतलब जो उनका स्केप रूट रहता है वो वेस्ट हो जाता है। अब थर्ड अटैक आता है फारिया को और ही डाइज। नाउ एडमंड डांटेस यहाँ पे वो क्या करता है कि अब द एबे तो मर गया और उसके बॉडी को ये लोग क्या करते हैं कि बोरी में लपेट देते हैं और वो डंजन में रहती है कि नेक्स्ट डे ये लोग इसको लेके जाएंगे और सिमेट्री में जो भी उनकी चीज़ें हैं उसको आगे करेंगे, लाइक आगे मूव ऑन करने के लिए। नाउ देयर इज अ टनल। आपको पता होगा कि जब फारिया और एबे मिले थे तो इन दोनों के डंजन को कनेक्ट करने वाली एक टनल होती है। एडमंड डांटेस क्या करता है, एडमंड डांटेस टेक्स आउट दैट बॉडी एंड ऑल दिस इज हैपनिंग इन अ वेरी सैड मूवी, है ना। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि बहुत ही इजीली हो रहा है, बट इट हर्ट्स एडमंड डांटेस अ लॉट बिकॉज फॉर 13 years ही हैज़ बिन ओनली विथ अ सिंगल पर्सन और उसने अभी जो भी सीखा है वो सब उसी व्यक्ति की वजह से सीखा है, तो इट हर्ट्स हिम अ लॉट। अब वो उस बॉडी को उससे निकालता है और अपने आप को उस बॉडी में डाल देता है और वो एक डेड बॉडी को अपने सेल में डाल देता है और खुद उस बोरी के अंदर अपने आप को पैक कर लेता है। नेक्स्ट डे जो गार्ड्स हैं वो आते हैं, इसको लेके जाते हैं, बाहर लेके जाते हैं, ऊपर क्लिफ पे लेके जाते हैं और जो शैटो डीप है वो भी एक आइलैंड के जैसा ही है और इट्स इन द मिडल ऑफ सी। तो ये लोग यहाँ वहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं होती, लोग सीधे समुद्र में फेंकने वाले होते हैं, तो लोग उसको 1 2 3 करते हैं और समुद्र में फेंक देते हैं। एडमंड डांटेस finally he becomes free because of the efforts of his friend Faria or his so-called father Faria. After 15 years of efforts क्योंकि 13 years of efforts, sorry, after 13 years, क्योंकि वो 28 फरवरी 1815 को अरेस्ट किया गया था और 1829 में जो है वो भाग पाता है उस जेल से। तो 13 साल बाद जब वो भागता है तो कल रात को क्या हुआ कि 2 चैप्टर 3 चैप्टर मैंने और पढ़ ली, तो उसका भी मैं समरी आपको दे देता हूँ कि वो एक बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड सेलर, वो अपना रास्ता देख के एक डिजर्टेड आइलैंड पे पहुँचता है
उस डेजर्टेड आइलैंड पर पहुंचने के बाद वो देखता है कि कुछ दूरी पर एक शिप जा रहा है और शिप का रैकेज हो जाता है, मतलब तूफान की वजह से वो शिप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है शिप का, उसके जो सारे क्रू मेंबर हैं वो डेथ हो जाती है उनकी। तो वो ऐसी कहानी फ्रेम करता है कि ही वाज वन ऑफ द क्रू मेंबर्स और वन ऑफ द सर्वाइवर्स फ्रॉम दैट क्रू एंड यू नो ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मूव ऑन इन हिज लाइफ। और उसका क्योंकि सारा क्रू तो मर गया, तो वो एक कहानी फ्रेम करता है कि वो एक प्रिजनर नहीं है वहाँ से भागा हुआ शैडो डीप से, बल्कि वो एक उस सर्वाइवर है उस रैकेज का। तो जब एक और वेसल पास करता है उस एरिया से तो वो उनको अपनी कहानी बताता है, और बिकॉज इज अ वेरी गुड सेलर तो लाइक यू नो ही इज वेरी गुड विद शिप्स एंड ऑल एंड फाइंडिंग वेज एंड ऑल, तो वो लोग उसको रिक्रूट करके अपने पास रखते हैं। और वो ये सोचता है कि मैं इनके साथ 2-3 महीने ही रहूँगा और आगे जाके अपना जो उसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि उसको मोंटे क्रिस्टो को जाके ढूंढना है, और मोंटे क्रिस्टो को वो आगे यू नो अब पता चलेगा कि उसको मोंटे क्रिस्टो मतलब जो ट्रेजर है वो उसे मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इतनी कहानी हमारी आई, और मैंने आपको बहुत मोटा मोटा बताया है, इट्स नॉट इन वेरी गुड डिटेल। सो अब तक लाइक द आइलैंड ऑफ मोंटे क्रिस्टो 23 चैप्टर्स तक हो गया है, और होप सो आपको ये स्टोरी थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। कहीं पे भी अगर आपको कोई इश्यू है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और yes, this is it, and I hope you guys even me and you guys also will enjoy this story as it unfold itself. So I will see you guys with when I will complete another volume, because one volume contains 27 chapters and I have just tell you whatever happened in until 23 chapters. 4 chapters were more remaining from volume 1, then volume 2. तो अगली वीडियो आएगी इस पर्टिकुलर स्टोरी के बारे में जब हम वॉल्यूम 2 को पढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं आपसे तब, बाय बाय।